Friends, if you are an aspirant of RBI Grade B examination, or if you have just started the preparation of this examination, or if you are about to start the preparation of this examination, so there are some critical issues with respect to the RBI Grade B examination that you must know if you are a serious aspirant. ये इश्यूज ना सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने में, बल्कि आपको अवेयर भी करेंगे द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन साइकिल. द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू बेसिकली आपको अवेयर करना जो भी क्रिटिकल इश्यूज है, एंड ऑल्सो ये जो इश्यूज है ये स्टूडेंट हमसे हमेशा पूछता रहता है कि सर इसका आंसर नहीं है, इसका रिजोल्यूशन नहीं है. बट गाइस उसका आंसर शायद हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि ये इश्यूज जो है वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में ही है. तो आइए इनको समझते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द 5 क्रिटिकल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन, सो ये जो क्रिटिकल इश्यूज है वो आपकी हेल्प करेंगे आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने में. नंबर फर्स्ट इज नो कैलेंडर ऑफ एग्जाम साइकिल. देखिए बहुत ही बड़ा इश्यू कि यहाँ पे एग्जाम साइकिल का कैलेंडर ही नहीं है. ठीक है, हर साल एग्जाम हो रही है, वहां पे कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है. इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं कि एस्पिरेंट जो है उनको पता ही नहीं चल पाता है बेसिकली कि वो एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो एग्जाम कब होगा. जैसे अगर मैं बात करूं यूपीएससी एग्जाम की, तो यूपीएससी एग्जाम का जो फिक्स कैलेंडर है वो काफी एडवांस में आ जाता है. ठीक है, तो वहां पे एस्पिरेंट जो है दे कैन प्लान बेसिकली कि वेदर आई वुड बी एलिजिबल नेक्स्ट ईयर और नॉट. लेकिन यहाँ पे कोई कैलेंडर नहीं आता है, तो स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट रहता है कि मैं नेक्स्ट ईयर एलिजिबल रहूंगा भी या नहीं रहूंगा, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या ना करूं. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, कोई एग्जाम साइकिल का कैलेंडर नहीं प्रोवाइड किया जाता है बाय द आरबीआई. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एवरी ईयर, देन व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज द डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग द कैलेंडर फॉर द एग्जाम साइकिल. मुझे ये रीजन समझ में नहीं आता है. दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन. इफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन डेफिनेटली कैलेंडर मस्ट बी प्रोवाइडेड. कैलेंडर प्रोवाइड करने से कुछ फायदे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो सीरियस एस्पिरेंट है जिनके मन में डाउट था, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन इसी डाउट के चलते स्टार्ट नहीं की, दो दे कैन क्लियर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. तो यहाँ पे अगर चीजों को और कॉम्पिटिटिव बनाना है, अगर रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है, बहुत ही कैपेबल पर्सन चाहिए, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आप यहाँ पे कैलेंडर जो है उसे पहले से ही आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए. कैलेंडर आप प्रॉपर तरीके से रिलीज कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जिसे प्रिपरेशन करनी है ही कैन और शी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन मच इन एडवांस. ठीक है, तो ये उनके लिए भी सिचुएशन अच्छी रहेगी और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी पोजिशन रहेगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू इज द फ्लक्चुएशंस इन कट ऑफ डेट अफेक्ट्स एलिजिबिलिटी. देखिए नोटिफिकेशन में देयर इज अ फिक्स कट ऑफ डेट. ठीक है, उस कट ऑफ डेट पर आपकी एज जो है वो एलिजिबिलिटी, आपकी एज एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए. बट यहाँ पे क्योंकि नोटिफिकेशन फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ डेट भी फिक्स नहीं होती है. अंडर द नोटिफिकेशन देयर इज अ कट ऑफ डेट, उस कट ऑफ डेट पे आपको सारी एलिजिबिलिटी मीट करनी होती है, और वो कट ऑफ डेट फिक्स नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एलिजिबिलिटी है वो स्टूडेंट्स की अफेक्ट होती है. हो सकता है वो 29 ईयर्स का हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर बहुत लेट नोटिफिकेशन आया, उसमें कट ऑफ डेट और लेट है और उस पर्सन के 30 ईयर्स भी क्रॉस हो गए हो. ठीक है, तो ही हैज स्टार्टेड द प्रिपरेशन कंसीडरिंग कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर तो मैं अभी 30 का होऊंगा, तब तक मैं एग्जाम दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम की नोटिफिकेशन भी लेट आई, उसमें कट ऑफ डेट भी लेट मेंशन थी, तब तक वो ऑलरेडी 30 ईयर्स अटेन कर चुका था. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, कि यहाँ पे कट ऑफ डेट के चेंज होने से, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, नोटिफिकेशन की डेट फिक्स ना होने से कट ऑफ डेट चेंज होती है, जिसके चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी को एडवर्स इंपैक्ट होता है. और ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जिसने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है एक साल पहले भी, ही और शी इज नॉट श्योर कि वेदर नेक्स्ट ईयर ही वुड बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम और नॉट, क्योंकि नोटिफिकेशन की डेट ही फिक्स नहीं है, कट ऑफ की डेट ही फिक्स नहीं है, एंड दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट. So this is the second critical issue with respect to the RBI Grade B examination. Number third is the pain of normalization process. ठीक है guys, यहाँ पे normalization process you might बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है, जहां पे बेसिकली अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है, तो वहां पे पेपर के डिफिकल्टी के हिसाब से जो मार्क्स है उसे नॉर्मलाइज किया जाता है. डिफरेंट, मान लीजिए शिफ्ट 1 में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लेकिन शिफ्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है कंपैरेटिवली इजी आया, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को स्टूडेंट्स के, जिनके मार्क्स ऊपर वाला जो शिफ्ट 1 में उन्होंने एग्जाम दिया था बेसिकली, तो वहां पे उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जिन्होंने ज्यादा अच्छे मार्क्स अचीव किए तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि पेपर को एक लेवल पर लेकर आते हैं, जिसके चलते सारी चीजें होती है.
दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट द इशू इन दैट कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है मार्क्स का, ठीक है, इवन यू कैन से आपका 8 to 10 मार्क्स का भी फ्लक्चुएशन हो जाता है, विच इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस। बहुत ही अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लीजिए उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है, मान लीजिए 10 to 12 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन के चलते अगर उसके मार्क्स 2-3 रह जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उसका कट ऑफ भी क्लियर ना हो और उसका फेज 1 ही क्लियर नहीं हुआ। ही हैज परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन के चलते उसके मार्क्स काफी कम हो गए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में और वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। सो अगेन ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि बेसिकली कुछ सेट ऑफ बेसिकली पूल ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सेम डिफिकल्टी लेवल के, उन्हें बेसिकली पूछा जा सकता है मल्टीपल शिफ्ट्स में, ताकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े और साथ ही साथ ये किसी भी कैंडिडेट को हैम्पर ना करे, उसका जो कैंडिडेचर है उसे अफेक्ट ना करे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अपने आप में बहुत ही पेनफुल एक्सरसाइज है जहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है और इसीलिए फेज 1 देने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आप फेज 1 क्लियर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, जिसके चलते कई बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाते हैं मार्क्स में और जो कैंडिडेट ये समझ रहा होता है कि मैं फेज 2 लिखने वाला हूं, वो फेज 2 पहुंच भी नहीं पाता है ड्यू टू दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। So this was the third issue with respect to the RBI Grade B examination. Number fourth is no hard copy of the paper. ठीक है, अगेन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पर अगर कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, आप आईपीएस बन रहे हो, वहां पर भी यू आर हैविंग द हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर। बट यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गया, चाहे नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन हो गया, चाहे और भी दूसरे एग्जाम हो गए, वहां पर फिजिकल पेपर क्यों अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर फिजिकल पेपर नहीं देना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पेपर का एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में ही मिले, एग्जाम के बाद मिल जाए, देयर इज नो इशू इन दैट। होता क्या, इससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। अगर चीजों को और कॉम्पिटिटिव बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि कैपेबल पर्सन एक सही पोजीशन तक पहुंचे, तो ये सारी फैसिलिटीज उसे मिलनी चाहिए। अग्री और नॉट, राइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू अग्री और इफ यू डू नॉट एग्री। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो यहां पे अगर फिजिकल पेपर होगा, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मच क्लियर। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी हमसे क्या चाहती है, यू वुड बी एबल टू एनालाइज दैट। होता क्या है, यहाँ पर मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, जहां पर उसी पेपर को एग्जैक्टली वापस से रिफ्रेम कर पाना इज नॉट पॉसिबल। आप चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, तो कहीं ना कहीं उसके जो डिफिकल्टी लेवल है, कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है, वो हैम्पर हो जाती है। ठीक है, और यही चीज हमें हेल्प नहीं करेगी आगे एग्जाम देने में। सो यहाँ पे हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी है, एंड इफ नॉट द हार्ड कॉपी, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर पेपर का एक्सेस डिजिटल फॉर्मेट में ही बाद में अपलोड कर दिया जाए, तो भी कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से यूपीएससी के प्लेटफॉर्म में, यूपीएससी की वेबसाइट में बाद में आपको पेपर मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप चाहें तो आपने अगर एग्जाम नहीं भी दिया, तो भी आप वहां से पेपर एक्सेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कैन बी फॉलोड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम एज वेल। तो वहां पे स्टूडेंट साइड से अगर हम देखें, तो काफी उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो चीजें स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे। अभी वो रैंडम चल रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम मेमोरी बेस्ड पेपर्स, जो कि अगेन 100% एक्यूरेट नहीं होते, 100% रिलायबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन गाइस। डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन, तो डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन आपको पता है फेज 2 में 67% वेटेज इज असाइन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर का 50% डिस्क्रिप्टिव, ईएसआई पेपर का 50% डिस्क्रिप्टिव, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर का 100% डिस्क्रिप्टिव, विच मेक्स 200 आउट ऑफ 300 इज बेसिकली द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ अराउंड 67%। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि सब्सटेंशियल वेटेज रखता है, ठीक है, इन फेज 2 में, उसका इवेल्युएशन किस तरीके से होता है, क्या वो मैनुअली इवेल्युएट किया जाता है या किसी एआई की हेल्प से किया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी कोई क्लैरिटी नहीं है गाइस। इसके रिगार्डिंग अगर क्लैरिटी आती है, तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता होगा अगर कोई यहाँ पे मैनुअली, कोई यहाँ पे ह्यूमन बीइंग यहाँ पे कॉपी चेक कर रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड हिज फिलॉसफी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एआई कर रहा है, तो एआई की हेल्प से बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एआई शायद ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है, तो आई डोंट नो कि वहां पे एआई किस तरीके से इवेल्युएट करता है, बट दिस क्लैरिटी नीड्स टू बी गिवन बेसिकली, कि यहाँ पे जो इवेल्युएशन है वो मैनुअली होता है या एआई की हेल्प से होता है। ठीक है, अगर ये क्लैरिटी आती, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। और अल्टीमेटली अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो वहां पे उन्हें मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन, मोस्ट कैपेबल पर्सन तभी मिलेगा जब आप उन्हें सारी फैसिलिटी देंगे।
इस टाइप के जो लूप होल्स हैं, इन्हें मैं लूप होल्स ही कहूँगा, ठीक है। अगर इस टाइप के जो लूप होल्स हैं या इस टाइप के जो प्रोसेस में कहीं न कहीं हिंड्रेंसेस हैं, ये कहीं न कहीं अफेक्ट करते हैं कैपेबल पर्सन को वहाँ तक पहुँचने में जहाँ वो बेसिकली डिज़र्व करता है। सो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आई थिंक। एंड ऑल्सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट गाइस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व रिजॉल्व मतलब ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट हाँ यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। सो दीज आर सम 5 क्रिटिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, लाइक आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, लाइक नबार्ड ग्रेड ए, लाइक पीएफआरडीए ग्रेड ए, लाइक सेबी ग्रेड, मतलब ये सारे ही एग्जाम्स पर एप्लीकेबल होता है। So friends, this was the discussion with respect to this video. I hope this was fruitful for you. So do let me know in the comment box अगर आपके अपने भी कोई ओपिनियन है, अगर आपको लग रहा है कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर जिसके रिगार्डिंग आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हियर वी हैव लॉन्च द कोर्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन विच इज अ फाउंडेशन कोर्स, जो कि हमारा लक्ष्य बैच है। सो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर द 2025 आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, डू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट course for the preparation of RBI Grade B examination for you. Why this is so? Because here we are providing you the extensive live classes, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हो सकता है आपने कभी फाइनेंस ना पढ़ा, हो सकता है आपने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ा होगा। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए यहाँ पे इन लाइव क्लासेस को हमने डिजाइन किया है, जहाँ पर थिंग्स विल बी कवर्ड फ्रॉम वेरी स्क्रैच, ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, देन वी विल टेक यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली होगा। हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। बीइंग अ टीचर वी हैव अ माइंडसेट दैट यू आर कंप्लीटली न्यू टू द कंपोनेंट, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो। सो वी वुड बी स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम very scratch itself. Along with that, we are providing you the notes, we are providing you the MCQs, descriptive writing component, one-on-one mentorship, interview guidance program. So all these are the prime features. Again, one-on-one mentorship is very, very important. Whenever you feel lost in the preparation, whenever you feel low on confidence, whenever you feel low on motivation, guys, you can just book a slot and you can connect with any mentor whom you want to connect anytime. राइट एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट कि बीइंग एन एस्पिरेंट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड वी वांट कि दैट रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेस्ट कोर्स। सो कीपिंग दिस इन माइंड, वी हैव tried to keep the price of this course basically as lower as we can, and we are trying to keep it as minimum as we can. So we are providing huge discounts on the final prices. Along with that, we are also providing the mechanism of coupon code with the help of which you can avail further discounts. So the price that you will be seeing on the portal, ठीक है, उसके बाद you will be seeing apply coupon option, तो वहां पे अगर आप coupon code apply करते हैं प्रकाश, so you will get the further discount. So we are trying every way to provide you the things in a very affordable prices, ठीक है। तो after applying the coupon code, you can see a drastic discount on the final prices, and that will make the course more affordable for you. And guys, the link of the course is given in the description. Do check the link, do check all the deliverables, compare with other courses, and if you feel that this course is suitable for you, this course will fulfill your demand and requirement, then in that case you have to join. Classes have just started, right? N number of classes are about to come, so check the schedule, check all the deliverables, and do join this Telegram group. After joining this, you will get the regular updates. And guys, this is the WhatsApp channel which you have to join for having the regular updates. So link is given in the description, guys. वहाँ पे click करके check करिए, take an informed decision and use the coupon code for having maximum possible discounts. So thank you very much. This is all with respect to this video. I hope this was helpful. We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.